नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, सहायक प्राध्यापक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का मेरा विषय है एमए शिक्षा पूर्व शैक्षिक तकनीकी और टॉपिक है शिक्षण की व्यवस्था भाग एक। तो शिक्षण की व्यवस्था भाग एक में हम देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। शैक्षिक तकनीकी का एक उद्देश्य शिक्षक को इस योग्य बनाना होता है कि वह वास्तविक शिक्षण के लिए उचित विधियों का प्रयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके, उसे जारी रख सके और सफलतापूर्वक अंत कर सके। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम व्यवस्था के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए। तक प्रशिक्षण संस्थाओं में हर्बर्ट की पंचपदी योजनाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण में प्रस्तुतिकरण अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण के उद्देश्य पर बल नहीं दिया जाता। बाद में बीएस ब्लूम ने शिक्षण के संप्रत्यय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उनके अनुसार प्रस्तुतिकरण शिक्षा का अंत नहीं है, वरन यह तो केवल एक साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। अनेक नवीन प्रवृत्तियां तथा कार्य पद्धतियां शिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित हो रही हैं। अब पढ़ने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल दिया जा रहा है। विज्ञान तथा तकनीकी के उच्चतम विकास के फलस्वरूप आज शिक्षण को एक उच्चतम व्यावसायिक क्रिया समझा जाने लगा है। शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है अपने छात्रों के लिए शैक्षिक लक्ष्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों की रचना करना और उन्हीं के अनुरूप छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने की चेष्टा करना। इस हेतु अध्यापक को शिक्षण की उचित व्यवस्था करनी होती है। शिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापक को विभिन्न कार्य करने होते हैं तथा उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन, उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, उपयुक्त संप्रेषण नीतियों का चयन, उपयुक्त कक्षा आकार का चयन आदि प्रस्तुत इकाई में इन्हीं बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं शिक्षण व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग। शिक्षण में पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अधिगम क्रियाओं का क्रमबद्ध आयोजन ही शिक्षण व्यवस्था है। शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। आइवर के डेविस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह सीखने के साधनों को व्यवस्थित एवं संबंधित करता है, जिससे सीखने के उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत प्रभावशाली होती है, कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययी ढंग से संपन्न करना संभव हो सकता है। डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया कहा है। इन्होंने शिक्षण व्यवस्था का प्रत्यय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग के माध्यम से प्रदान किया था। शिक्षा में साधनों एवं स्रोतों के उपयुक्त प्रयोग और उनके क्रियान्वयन करने की कला को शिक्षण अधिगम व्यवस्था कहा जाता है। यह व्यवस्था उद्देश्यमुखी होती है। अब हम देखते हैं आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेविस के अनुसार शिक्षक मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक होने के साथ ही साथ कक्षा के एक व्यवस्थापक तथा मैनेजर का कार्य भी करता है। मैनेजर के रूप में उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की पूर्ण व्यवस्था करनी होती है। परंपरागत विचारधारा में व्यवस्था से अभिप्राय उपलब्ध साधनों एवं स्रोतों के समुचित प्रयोग से होता है। स्कॉट के अनुसार शिक्षण व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य विवाद को कम करना होता है। मार्च एवं साइमन ने औद्योगिक व्यवस्थापन के क्षेत्र में कार्य करते हुए व्यवस्था के 3 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इन तीनों सिद्धांतों का लिया जाना आवश्यक है। शिक्षण व्यवस्था की कुछ प्रमुख क्रियाएं हम देखते हैं। शिक्षण व्यवस्था की क्रियाओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है।
उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन शिक्षण युक्तियों के लक्ष्य से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षण युक्तियों के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो पढ़ाते समय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक को करनी पड़ती है। शिक्षक युक्तियाँ शिक्षण नीतियों की अपेक्षा अधिक गहरी और विस्तृत होती है। शिक्षण जिससे कि पाठ्यवस्तु छात्र भली भांति ग्रहण कर लेते हैं। यह युक्तियाँ ज्ञान को रोशनी देकर स्थिर बनाने का प्रयास करती हैं और शिक्षण के स्वरूप को सरल एवं स्पष्ट करती हैं। शिक्षक शिक्षण में सबसे पहले पाठ्यवस्तु को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर लेता है। इसके पश्चात प्रत्येक इकाई को पाठ्यवस्तु विश्लेषण के आधार पर विभिन्न इकाइयों को विभक्त कर लेता है। प्रत्येक शिक्षण बिंदु का व्यवहार परक उद्देश्य के रूप में परिभाषित करने के पश्चात हर शिक्षण बिंदु के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों में एवं प्रवृत्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम अनुभव का आयोजन करता है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से शिक्षक छात्र अंतःक्रिया छात्र छात्र अंतःक्रिया तथा स्वयं अपनी अंतःक्रिया का अवसर उन्हें प्रदान किया जाता है। हर इकाई एवं अधिगम का अपना स्वरूप होता है जिसको अधिगम स्वरूप कहते हैं। अतः अधिगम स्वरूप के अनुसार ही शिक्षण युक्तियों का चयन किया जाता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार प्रमुख अधिगम स्वरूप कुछ निम्न प्रकार से हैं। पहला है संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। अधिगम संकेत अधिगम संरचना में अधिगम करना किसी संकेत के प्रति अनुक्रिया करना है। इसको उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम के नाम से जाना जाता है। इस अधिगम के अंतर्गत छात्रों को उद्दीपक विशेष के प्रति अनुक्रिया कराते हैं ताकि उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन द्वारा दृढ़ हो जाए। दूसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम संरचना के अंतर्गत शिक्षक पाठ्यवस्तु को एक निश्चित क्रम या श्रृंखला में प्रस्तुत करता है। इसमें पहले से सीखे हुए दो संकेत होते हैं जो पूर्व निर्धारित क्रम से आगे बढ़ते हैं और श्रृंखला का निर्माण करते हैं। श्रृंखला संरचना से पहले सीखे गए संकेतों को जानकारी देना आवश्यक होता है। इसके लिए पहले से सीखे हुए संकेतों का क्रम ही उपयोगी होता है। श्रृंखला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथ्यों के क्रम। गेने ने दो प्रकार की श्रृंखला की संरचना बताई है। पहला शाब्दिक संरचना, इसमें ऐसे या कविता पाठ होती है। दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला, जैसे कि साइकिल चलाना। इसमें पहला देखते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला। इसमें संकेत से आगे बढ़कर श्रृंखला के अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं। दूसरा है रटकर सीखना। इसमें श्रृंखला के प्रत्येक तत्व को रटकर याद किया जाता है। तीसरा है पीछे हटने की श्रृंखला। इसमें आगे बढ़ने की विपरीत श्रृंखला के अंतिम बिंदु से चलकर श्रृंखला के प्रारंभ तक पहुंचते हैं। उपरोक्त तीनों युक्तियों में पीछे हटने की श्रृंखला अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। ज्ञानात्मक एवं भावात्मक अधिगम की अपेक्षा क्रियात्मक अधिगम अधिक स्थायी होती है। श्रृंखला अधिगम में निम्न शिक्षण युक्तियों का प्रयोग होता है। पहला है छात्र के समक्ष श्रृंखला पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाए। दूसरा है शुरू में संकेत अधिगम क्रमशः दिए जाएं। पीछे हटने की श्रृंखला में अंतिम अनुक्रिया पहले और पहली अनुक्रिया सबसे बाद में प्रस्तुत की जाए। तीसरा है श्रृंखला का अभ्यास कराया जाए ताकि मुश्किल तथ्य भी सरलता से याद हो सके। इसके बाद तीसरा देखते हैं बहुभेदीय अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें पहले संकेत और श्रृंखला की संरचना आवश्यक है। बहुभेदीय अधिगम में एक तथ्य से अलग करके उसमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। यह संरचना छात्रों के अनुभव द्वारा विकसित होती है। अतः आवश्यकता अनुसार मध्यस्थों या जोड़ने वाले अवयवों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें चार शिक्षण युक्तियां महत्वपूर्ण हैं। पहला उद्दीपन अनुक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा अभी के परिस्थिति में तथ्यों को एक साथ छात्रों के समक्ष रखा जाना चाहिए। तीसरा है छात्रों का अंतर ज्ञात करने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें सरल से कठिन की ओर सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है अंतर के लिए छात्रों को अभ्यास कराया जाना चाहिए जिससे वह कठिनाइयों को दूर कर सके। चौथा है प्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग।
इस अधिगम में छात्र उद्दीपन के प्रति अमूर्त विशेषताओं के प्रति अनुक्रियाएं करता है। विषय का प्रत्यय अधिगम में प्रमुख स्थान हो जाता है। छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास किया जाता है। संकेत तथा श्रृंखला अधिगम का ज्ञान होने पर प्रयत्न तथा अवधि द्वारा बालक प्रत्ययों को सीखता है। सामान्यीकरण के पश्चात छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि यह दो भ्रांत पूर्ण प्रयासों में विभेदीकरण कर सके। इसके बाद है पांचवा, अधिनियम अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। इस प्रकार की संरचना में दो या दो से अधिक प्रत्ययों की संरचना शामिल होती है। इस श्रृंखला में प्रत्ययों में परस्पर संबंध होता है, अतः प्रत्येक सिद्धांत को समझाने के लिए उसमें संबंधित प्रत्ययों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें अधिनियम अधिगम शिक्षण युक्ति प्रयोग की जाती है। पहला है सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। दूसरा है सिद्धांत के नियम तथ्यों को एक श्रृंखला में प्रस्तुत किया जाए। तीसरा है प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण तथा अभ्यास कराया जाए। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन। शिक्षण की व्यवस्था में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व है। इनके प्रयोग द्वारा छात्रों की ज्ञान की वास्तविकता का बोध होता है। सहायक सामग्री शिक्षण को सरल और स्पष्ट बनाते हैं। छात्र विषय वस्तु को सही रूप में जानने में समर्थ होते हैं। सहायक सामग्री के चयन में चित्रों की अपेक्षा वास्तविक वस्तुओं को वरीयता दी जाती है। सहायक सामग्री का उद्देश्य श्रवण व दृष्टि की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाकर ज्ञान ग्रहण करने के मार्ग में उपयोग लाया जाता है। इसके बाद है श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें पहला है बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना तथा विकसित करना। फिर है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। फिर है सीखने में रुकने की गति में सुधार करना। फिर है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, पढ़ने में अधिक रुचि बढ़ाना, अभिरुचियों पर आशा अनुकूल प्रभाव डालना, तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों को योग्यता के अनुसार शिक्षा देना, पाठ्य सामग्री को स्पष्ट सरल तथा बोधगम्य बनाना, बालक का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, बालकों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना। इसके बाद देखते हैं इंद्रियों पर आधारित कुछ सामग्रियां। पहला है श्रव्य सामग्री। इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से छात्र श्रवण इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इसके प्रमुख उदाहरण रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर हैं। इस प्रकार के उपकरणों से छात्रों को संबंधित नवीन खोज, वैज्ञानिक आविष्कारों तथा वैज्ञानिकों की जीवनियों के बारे में सुनकर ज्ञान प्रदान करना। इसमें रेडियो प्रसारण है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन आदि आते हैं। इसके बाद है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। दृश्य सामग्री के प्रयोग से ज्ञान प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्राप्त होता है। यदि छात्र को पौधे के विभिन्न भागों के बारे में बताया जा रहा है तो वास्तविक रूप से पौधे का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस वस्तु को बालक देखकर उसमें अधिक रुचि लेते हैं और उत्सुकता दिखाते हैं, उसी को मॉडल या चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, संग्रहालय, मैजिक लालटेन, स्लाइड्स आदि वास्तविक पदार्थ शामपट पर भी दिखाए जा सकते हैं। उसके बाद है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। इस प्रकार की सामग्री के प्रयोग से आंख और कान दोनों को एक साथ कार्य करना पड़ता है। बालक आंख से देखकर और कान से सुनकर कुछ बिंदुओं को स्मरण करने का प्रयास करता है। इनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान में परिशुद्धता, यथार्थता, प्रासंगिकता तथा ग्राह्यता का गुण होना आवश्यक है। इसके अभाव में श्रव्य दृश्य सामग्री उपादेय नहीं रहती। इसमें
टेलीविज़न, ड्रामा, चलचित्र, कंप्यूटर, सहायक सामग्री, फिल्म, वीडियो आदि सम्मिलित हैं। इसके बाद है प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी के आधार पर। इसमें पहला है सॉफ्टवेयर। इसमें छुपी हुई सामग्री जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र, कार्टून तथा मॉडल आदि आते हैं। दूसरा है हार्डवेयर। इसमें रेडियो, टीवी, टेली, लेक्चर, रिकॉर्डर, प्लेयर, एडी एपीडायस्कोप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि आते हैं। अब है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपित सामग्री में वे सभी सामग्री आते हैं जिनका प्रक्षेपण किया जाता है, जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप आदि। दूसरा है अप्रक्षेपित सामग्री। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चार्ट, चित्र, प्रतिरूप तथा निदर्श रखे जाते हैं। अब हम देखते हैं अन्य आधार पर। इसमें पहला है शामपट, चाकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में शामपट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। शामपट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल तथा स्थायी बनाने में सहायता करता है तथा शिक्षा को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन किस प्रकार से इसका सही और उचित उपयोग किया जाए, यह युक्ति बहुत कम लोगों को ज्ञात होती है। भारत में जैसे निर्धन राष्ट्र है, यह एक सामान्य शिक्षण की सहायक सामग्री है जिनका उपयोग प्रत्येक विद्यालय में किया जाता है। हमारे पास ग्रामीण विद्यालयों में भी जहां अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री का अभाव पाया जाता है, वहां शामपट का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वास्तविक पदार्थ। शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत प्रत्यक्ष वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव करता है, जैसे मेढक, चूहा, पौधे, बीज, पुष्प आदि। इन वस्तुओं के द्वारा कक्षा को प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके इसके बारे में बताया समझाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से चीजें दिखाने की क्रिया को और अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर या पर्यटन से भी छात्रों को बताया समझाया जा सकता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाकर छात्र वस्तुओं से भलीभांति परिचित होते हैं, इसलिए वे वस्तुएं अधिक उपयोगी तथा सजीव साधन मानी जाती है। विभिन्न प्रकार के सिक्के, टिकट, कंकड़, मोटी बजरी, अनाज, धातु, फल, पत्ती, तितलियां आदि पदार्थ या जीव जंतु वास्तविक ज्ञान प्रदान करने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कहा जाता है कि वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक पदार्थों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष अनुभवों को कोई भी विकल्प नहीं है। यथासंभव प्रभावशाली शिक्षण के लिए वास्तविक पदार्थों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मॉडल, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक सामग्री, मिट्टी, लकड़ी, थर्माकोल से सरलता से बनाया जा सकता है। इसके बाद है प्रतिमान या मॉडल। जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता, तब छात्रों को कक्षा में वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं। यह प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिलते जुलते होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र खींच सके। विभिन्न प्रकार के पौधे, पत्तियां, फूल, जीव जंतु आदि आंतरिक अंगों के प्रतिमान का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भली भांति शिक्षक को मॉडल का प्रयोग करके करना चाहिए। यह प्रतिमान छात्र स्वयं भी शिक्षक के निर्देशन में तैयार कर सकते हैं। मॉडल के पर्याप्त उस वस्तु की नकल या बनावट है जिसके माध्यम से छात्रों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। शिक्षक पानी पंप, सिग्नोग्राफ, पनडुब्बी, पूल, सोलर हीटर, रूम हीटर आदि के छोटे छोटे मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह मॉडल शिक्षक स्वयं अथवा छात्र शिक्षक के निर्देशानुसार बना सकते हैं। सम्मिलित मॉडल के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्टील मॉडल, दूसरा है वर्किंग मॉडल। स्टील मॉडल वे होते हैं जिनमें किसी वस्तु का आकार, प्रकार, आयाम आदि का ज्ञान दिया जा सकता है, जबकि वर्किंग मॉडल के माध्यम से आकार, प्रकार, आयाम आदि के साथ साथ उनकी कार्यविधि का भी
क्रियात्मक ढंग से ज्ञान दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत जटिल मॉडलों का कक्षा में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं स्लाइड्स। स्लाइड्स का उपयोग किस तरह से किया जाता है। शिक्षण में स्लाइड्स का प्रयोग भी काफ़ी लाभदायक होता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी होता है। स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। साधारण स्लाइड्स छात्रों से बनवाई जानी चाहिए। किसी वस्तु की जांच की स्लाइड्स बनाने की विधि कुछ निम्न प्रकार से है। पहला है, कांच की लाइट को भलीभांति धोकर सुखा लेना चाहिए। फिर जिलेटिन का घोल लगाकर कुछ देर सुखा देना चाहिए। इसके सूखने पर वह पदार्थ लगाना चाहिए जिसकी स्लाइड बनानी हो। फिर कवर स्लिप लगा देना चाहिए। फिर स्लाइड पर उसके नाम की पर्ची लगा देनी चाहिए। इस प्रकार की फोटोग्राफर स्लाइड्स और सेलोफोन स्लाइड्स भी होते हैं। स्लाइड को सदैव सावधानी के साथ लकड़ी या मोटे गत्ते के डिब्बे में रखना चाहिए। इसे धूल या पानी से बचाना चाहिए। स्लाइड्स के माध्यम से चीज़ों की छोटी छोटी बातें जो पर्दे पर बड़ा करके प्रदर्शित किया जाता है। स्लाइड्स के प्रयोग में शिक्षण कठिन, जटिल तथा सूक्ष्म बातों को सरलता से छात्रों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। इनमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म के द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को खोजा तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र इनके प्रदर्शन में काफी रुचि लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्मों में प्रत्येक विषय निश्चित क्रम से विस्तार पूर्वक स्पष्ट ज्ञान देने वाला होता है। अतः इन माध्यमों से भी ज्ञान अधिक से अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली हो सकता है। भारतवर्ष में एक फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म व्यापारिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर बनाने लगी है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी आदि संस्थानों में शिक्षा से संबंधित अनेक फिल्म का निर्माण किया गया है और उनकी सूची प्रकाशित की गई है। इच्छुक शिक्षक आवश्यकता अनुसार फिल्म को मंगाकर छात्रों को दिखा सकते हैं और फिर उन्हें वापस भेज सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से विषय वस्तु निश्चित क्रम में विस्तार पूर्वक प्रदर्शित की जा सकती है। फिल्म स्ट्रिप रेल का एक अंश होता है जिसमें वांछित विषय वस्तु प्रकरण के विषय में क्रमवार अन्य चित्र संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं। अब देखते हैं चार्ट, ग्राफ, नक्शे, ग्लोबल चित्र, चित्ररेखाएं। जब किसी वस्तु के प्रतिमान उपलब्ध हों तब शिक्षा का अपना कार्य चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से चलता है। चार्ट के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रत्यय और सूचना को सुगमता से समझाया जाता है। चार्ट आदि के लाभ यही है कि जो चित्र श्यामपट्ट पर शीघ्रता से नहीं हो सकता, उसका चार्ट पहले से ही बनाकर छात्रों को ज्ञान दिया जाए। एक चार्ट में एक उद्देश्य होना चाहिए। यह रंगीन और आकर्षक होना चाहिए। इसमें प्रकरण से संबंधित आवश्यक बातें भी होनी चाहिए। कक्षा की दृष्टि से उपयुक्त आकार का होना चाहिए। चार्ट स्पष्ट, शुद्ध और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें कुछ प्रभावशाली चीजें भी डालना आवश्यक है। शिक्षक अपने शिक्षण में श्यामपट्ट पर विभिन्न प्रकार के चित्र तथा रेखा चित्र खींचकर उसे स्पष्ट करता है। शिक्षक द्वारा इस प्रकार बनाए गए चित्रों का सही अनुपात में होना आवश्यक है। यदि शिक्षक स्वयं शीघ्रता एवं शुद्धता से चित्र ना बनाए तो उसे बनाए गए चार्ट का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में निम्न प्रकार की चार्ट तथा चित्र उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें कुछ बिंदु हैं। पहला है पौधों तथा जंतुओं का चित्र। फिर है विभिन्न नियमों तथा सूत्रों को बताने वाले चार्ट। फिर है महान पुरुषों के चित्र। फिर है शिक्षा के विकास से संबंधित चित्र। शिक्षा का जीवन में उपयोग प्रदर्शित करने वाले चित्र या चार्ट।
विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा पौधों की बाह्य रचना, विभिन्न प्रकार के जंतुओं पौधों के अंगों की आंतरिक संरचना आदि। शिक्षक को पाठ की जरूरत के अनुसार स्वयं ही चार्ट का निर्माण करना चाहिए। चार्ट मोटे पेपर पर, कपड़े पर, लकड़ी के बोर्ड आदि पर बनाए जा सकते हैं। चार्ट में विभिन्न वस्तुओं के अनुपात का सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। श्री एस.एल. अहलूवालिया के शब्दों में बताया गया है कि चार्ट वास्तव में कैसा साधन है जिसके द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं चार्ट के प्रकार। चार्ट के प्रकार हैं समय चार्ट, ग्राफिक चार्ट, तालिका चार्ट, पिक्चर चार्ट, संगठन चार्ट, वृद्धि चार्ट। अब है ग्राफ। शिक्षण अधिगम के लिए ग्राफिक अत्यंत सशक्त सरल साधन है। इसके माध्यम से सांख्यिकी परिमाणात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें सांख्यिकी अथवा अन्य आंकड़ों को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ। अब हम देखते हैं नक्शे तथा ग्लोब। किसी भी जगह की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तथा उसका क्षेत्रफल, विभिन्न अंगों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करने के लिए नक्शा शिक्षक के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नक्शा कागज या कपड़े से बनाया जा सकता है। उपयुक्त स्केल के अनुसार इसे बनाया जाता है। नक्शे सारे संसार के जलवायु, प्रकृति, मौसम, पर्यावरण आदि के विषय में छात्रों को सरलता से समझाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नक्शा कक्षा में उपयोग के लिए शिक्षक स्वयं बना सकता है अथवा छात्रों से रेसिंग द्वारा तैयार करवाया जा सकता है। एक अच्छा नक्शा सुंदर एवं स्पष्ट होना चाहिए। इसमें दिशा, पर्वत, सागर, जलवायु, उपज, उद्योग का सही अनुपात में सही प्रकार से चित्रित होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि नक्शे के द्वारा पढ़ाने के पश्चात छात्रों से विभिन्न सूचनाएं खाली नक्शे में छात्रों से भरवाएं जिससे उन्हें सही ज्ञान मिल सके। अब हम देखते हैं चित्र एवं रेखा चित्र। चित्र तथा रेखा चित्र के माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चित्र व रेखा चित्रों द्वारा स्वाध्याय, संस्कृति, जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से बताया जा सकता है। मौखिक वर्णन के साथ साथ यदि शिक्षक से रेखा चित्र एवं चित्र का उपयोग करके ज्ञान प्रदान करता है तो वह ज्ञान छात्रों के लिए ज्यादा रोचक, स्थायी और सार्थक हो जाता है। यथास्थिति चित्र तथा रेखा चित्र स्पष्ट तथा कक्षा के अनुरूप बड़े आकार के होने चाहिए। उन्हें ऐसे स्थान पर लगाकर दिखाया जाना चाहिए जहां से सभी छात्र बिना किसी कठिनाई के देख सकें। यह छात्रों के आयु, मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए एवं आकर्षक एवं विषय से संबंधित होना चाहिए। एक बार में एक से अधिक चित्र प्रयोग में ना लाएं जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहले छात्रों को बता दें कि उन्हें चित्र में क्या चीजें देखनी है और चित्र दिखाते समय किन चीजों को प्रदर्शित करते हुए उनकी व्याख्या भी की जानी चाहिए। चित्र फ्री हैंड ड्राइंग, पेंटिंग, डायग्राम द्वारा या कटिंग पोस्टिंग विधि से भी बनाया जा सकता है। चित्र तथा रेखा चित्रों के प्रयोग के समय कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे चित्र विषय या प्रशासन के अनुरूप हो, सुंदर एवं स्पष्ट लिखाई वाला हो, चित्रों के रखरखाव की उचित व्यवस्था हो। जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध ना हो सके उन्हें ही चित्र में प्रदर्शित किए जाएं। चित्र वास्तविक एवं प्राकृतिक लगनी चाहिए। चित्र वस्तु के सही आकार एवं अनुपात का ज्ञान प्रदान करने वाली होनी चाहिए। चित्र दिखाने से पूर्व छात्रों को बताया जाना चाहिए कि चित्र प्रस्तुत किस विषय में है।
चित्र सरल, क्रियाशील और सुंदर मनमोहक होना चाहिए आदि। डायग्रामों में जटिल तथ्यों को सरलता से विभिन्न संस्था के माध्यम से छात्रों की समझ के अनुसार बताया जाना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रभावशाली शिक्षण हेतु लोकप्रिय ये सब शिक्षण होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा सहायक शिक्षण सामग्री जो कि अनेक तरह की सामग्रियां हैं, इनका उपयोग करके हम किस तरह से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आपको ये आज का शिक्षण व्यवस्था भाग 1 समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।